तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे द्वारा इस समय पीसीएस प्री 2024 के लिए आपको जीएस और करंट अफेयर की लगातार वीडियो क्लासेस मिल रही हैं और हमने इन दोनों के अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर आपको अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर इन दोनों प्लेलिस्टों को चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छा और मजबूत आयाम दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्त का बंटवारा होता है वह किसकी सिफारिश पर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन है, यानी कि वित्त आयोग है, योजना आयोग, लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग। तो इनमें से कौन सा ऐसा आयोग है जो कि आपका एक संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री। ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री। ठीक है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रश्न है आपका कि भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। ठीक है, जो योजना आयोग था उसी का नाम बदलकर 2015 में क्या कर दिया गया है? अब नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो 2015 में की गई। अब इससे संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, आइए इन तथ्यों को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश से, ठीक है, यानी जो योजना आयोग को नीति आयोग में परिवर्तित किया गया है, इसका नाम परिवर्तित किया गया है, वो किसके माध्यम से किया गया है? तो देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश से, या फिर संसद के एक अधिनियम से, या फिर संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। ठीक है, या फिर डी दिया गया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आपका संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, दिया गया है कि योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग स्थापित कर दिया गया है। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। ठीक है, तो ये देखिए, मंत्रिपरिषद द्वारा जो प्रस्ताव पारित करके इसको योजना आयोग का नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है? तो देखिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो आइए देख लेते हैं। देखिए, दिया गया कि पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है, ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से है, विकास परियोजनाओं के निर्माण से है, या फिर केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंधों से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य क्या है? यह पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है। तो लोकपाल विधेयक 2011 में पारित किया गया था, उसके संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं यहाँ पर। तो इन कथनों में से दे रहा है कौन से कथन सही है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए, पहला दिया गया है आपका कि लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पूरा स्थापित किया गया था। ठीक है, पहला कथन है। दूसरा है कि श्री पी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा इसे पूरा स्थापित किया गया था। तीसरा है इसे अस्थायी समिति को भेज दिया गया है। ठीक है, और चौथा है यहाँ पर कि सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमज़ोर कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 तथ्य दिए गए हैं। तो इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर आंसर जो दिया गया है वो दिया गया है विकल्प डी। ठीक है, 1, 3 व 4 सही है। ठीक है, तो देखिए, पहला कथन है ये जो कि लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पूरा स्थापित किया गया, ये सही है। तीसरा सही है, इसे अस्थायी समिति को भेज दिया गया है। और चौथा सही है कि सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमज़ोर कहा गया है। ठीक है, तो ये 3 कथन इसमें सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष थे। तो प्रशासनिक सुधार आयोग जो कि पहला प्रशासनिक सुधार आयोग था, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो देखिए इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई ये प्रशासनिक सुधार आयोग के पहले अध्यक्ष थे जिन्होंने लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की पहली बार संस्तुति की थी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। देखिए दिया गया है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना जनवरी 1966 में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। वर्ष 1967 में मोरारजी देसाई के देश के उप प्रधानमंत्री बन जाने के बाद इसके अध्यक्ष के हनुमंथैया, ठीक है, के हनुमंथैया बने। वर्ष 1970 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस आयोग ने पहली बार लोकपाल व लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी। तो ये इस आयोग का गठन कब हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इस आयोग ने 1970 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कथन दिए गए हैं यहाँ पर। तो देखिए दिया गया है आपका कि इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति होगी। ठीक है, आगे है आपका कि इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई है। तीसरा कथन है कि इसकी अध्यक्षता जस्टिस M.N. वेंकटचलैया कर रहे हैं। ठीक है, और चौथा कथन है आपका कि यह देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, ये 4 कथन दिए गए हैं इसके संबंध में। तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कथन 1 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर कथन 1 और जो 3 दिया गया है, कथन 1 दिया गया है कि इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होगी और तीसरा कथन दिया गया कि इसकी अध्यक्षता जस्टिस M.N. वेंकटचलैया कर रहे हैं। तो ये दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है यहाँ पर। तो यहाँ एक तरफ अधिनियम दिए गए हैं, दूसरी तरफ इसके संशोधन दिए गए हैं। ठीक है, किस संशोधन के तहत कौन सा अधिनियम लाया गया। ठीक है, तो आइए इसकी हम डायरेक्ट व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपका समय बचे। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए इधर दिया गया है अधिनियम और इधर दिया गया है संशोधन। ठीक है, तो कौन से अधिनियम के तहत कौन सा संशोधन किया गया, किस में संशोधन किया गया है। तो देखिए संविधान का 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 में आया था। ये 2006 में किस में संशोधन किया था? तो ये अनुच्छेद 164 में संशोधन हुआ था। ठीक है, ये 2006 में जो 94वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया था। ठीक है, दूसरा है 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009। इसके तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया था। ठीक है, 2009 के तहत 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया था। ठीक है, चलिए 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। ठीक है, और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 इसके तहत अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? आपको पता ही होगा कि ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 370 के तहत 6 अगस्त 2019 को संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश 2019 द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में पुनर्गठित कर दिया गया। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का नया पुनर्निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ नाम दिए गए हैं, कुछ पद दिए गए हैं, तो इनमें से किसका अनुमोदन मिल जाएगा
कि राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, किसके अनुमोदन से यह कार्य होता है? तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति यदि अनुमोदन दे दे अपनी, तो राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। तो संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक। ठीक है, तो मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में क्या है? ठीक है, एक मौलिक अधिकार है, या एक संवैधानिक अधिकार है, या प्राकृतिक अधिकार है, या फिर वैधानिक अधिकार है। ठीक है, इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यह एक प्रकार का वैधानिक अधिकार है। ठीक है, यानी कि विधिक अधिकार है। ठीक, चलिए प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। तो भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ नीचे कुछ कार्य दिए गए हैं, आइए इनको देख लेते हैं। तो देखिए पहला दिया गया है कि संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना। ठीक है, दूसरा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना। ठीक, ये 2 कथन है। तीसरा कथन आपका दिया गया है कि किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। और चौथा है कि निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के लिए कार्य का निरीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण। ठीक है, ये 4 कथन दिए गए हैं। तो इनमें से चारों कथन में से कौन कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यानी 1, 2 व 4 कथन यहाँ पर जो दिए गए हैं वो सही हैं। ठीक है, ये 1 में क्या दिया गया है? यहाँ पर 1, 2 व 4 सही है। ठीक है, तो 1 में क्या दिया गया है? संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना। बी, दूसरा दिया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, ये भी सही है। और चौथा कथन जो है यहाँ पर कि निर्वाचन सूचियाँ तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण, ये 3 कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आप प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? ठीक है, तो इनमें से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, स्थानीय निकायों का चुनाव। ठीक है, स्थानीय जो निकाय होते हैं इनका चुनाव आपका चुनाव आयोग नहीं करवाता है। ठीक है, बाकी लोकसभा का, राज्यसभा का और राष्ट्रपति का चुनाव ये निर्वाचन आयोग के जिम्मे होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, संसद के किसी एक सदन में। ठीक है, तो यहाँ देखिए संविधान में संशोधन की बात की जा रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संसद के किसी एक सदन में। यानी या तो लोकसभा में भी किया जा सकता है और राज्यसभा में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दल बदल से संबंधित है। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल से संबंधित नियम बनाए गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सिक्किम एक नया राज्य बना। तो सिक्किम एक नया राज्य बना था, किसके तहत बना था ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 36वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम एक नए राज्य के रूप में गठन हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दिया गया कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था? तो यहाँ पर दिया गया है कि जो संविधान का हिंदी पाठ, प्राधिकृत हिंदी पाठ है, इसको किस संविधान संशोधन द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 58वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा यह किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? ठीक है, 1993 में कौन सी भाषा थी जो कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी?
तो देखिए यहाँ पर दिया गया है मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी। ठीक है, तो इनमें से कौन सी भाषा थी जिसको सम्मिलित नहीं किया गया है? तो देखिए यहाँ पर चूँकि घटना चक्र ने यहाँ पर स्टार लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर घटना चक्र के द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो प्रश्नगत विकल्प दिए गए हैं ये सभी विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिया गया है क्या, इसकी व्याख्या देखेंगे तब हम इसको समझ पाएंगे। तो देखिए दिया गया है कि संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को आपका राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, केवल 14 भाषाओं को जब संविधान का प्रारंभ हुआ था। सन 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा आपका 7 जनवरी 2024 से जो कि प्रभावी था, ठीक, द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली व संथाली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। इसके पहले 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुर को तथा 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को राजकीय भाषा दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा अलग अलग भाषाओं को यहाँ पर दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार अभी तक 22 भाषाओं को 22 भाषाओं को संविधान के तहत मान्यता प्राप्त है, जिसमें आपका असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, ये इतनी 22 भाषाएं हैं जो कि अब वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि पंचायत चुनाव होते हैं, तो पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो कितने वर्षों पे होते हैं? तो इसका सही आंसर बी है, प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। आप लोगों के गांव में मुखिया चुने जाते होंगे या प्रधान चुने जाते होंगे, तो जानते ही हैं उनका चुनाव हर 5 वर्षों में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कथन और कारण से। ठीक है, कथन और कारण से। तो देखिए कथन क्या दिया गया है, कथन दिया गया है यहाँ पर कि पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। ठीक है, ये कथन दिया गया है। और कारण क्या दिया गया है? कारण दिया गया है यहाँ पर कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थीं, ये कारण दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है। अब देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर पहला कथन ए सही है और आर यहाँ पर गलत बताया जा रहा है। ठीक है, तो ए में क्या दिया गया था कि पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। यह कथन तो सही है, लेकिन ये कारण जो दिया गया है यहाँ पर कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी, यह जो है गलत है। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों यानी सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन महिलाओं के पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित सीटों के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं, देख लीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है। ठीक है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है कि यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये 2 कथन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कि यहाँ पर केवल कथन एक सही है, दूसरा कथन यहाँ पर गलत है। ठीक है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में दिया गया है, यह सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ठीक है, तो ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज यह किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, M.K. गांधी। ठीक है, ये M.K. गांधी जी का सुझाव था, यानी महात्मा गांधी जी का सुझाव था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है? तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान में क्या क्या सम्मिलित हैं? तो देखिए दिया गया है यहाँ पर कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत, ये चार पंचायतें दी गई हैं। तो इसमें से कौन कौन से पंचायतें आपके 73वें संविधान संशोधन में
सम्मिलित थी। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 1, 2 व 3। ठीक है, 1, 2 व 3, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, ये तीनों चीज़ें इसमें 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो फिर 73वें संविधान संशोधन की बात की जा रही है। तो देखिए पहला कथन दिया गया है कि इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। ठीक है, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। दूसरा कथन दिया गया है कि इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया गया पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया और यहाँ दिया गया शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। तो ये दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी यहाँ पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, तो ये सही है। ये दूसरा गलत है, ये शहरी स्थानीय सरकार की बात इसमें नहीं की गई थी। ठीक है, ये 74वें संविधान संशोधन की बात है। ठीक है, ये जो शहरी स्थानीय सरकार की बात है ये 74वें संविधान संशोधन में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाई को संवैधानिक आधार प्रदान किया। ठीक है, तो ये किसको यहाँ पर दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर आपका दिया गया है बी, यानी विकल्प केवल 2। ठीक है, तो आपका इसमें सही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा केवल शहरी क्षेत्र को। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया है कि भारतीय संविधान का भाग 9 यानी 9A, ठीक है, 9 में नगर पालिकाओं यानी शहरी क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो संविधान का भाग जो 9 है ये किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं यानी शहरी क्षेत्र से संबंधित है। इसे संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, ठीक है, 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इस अधिनियम पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई एवं 1 जून 1993 से यह लागू हुआ। ठीक है, तो शहरी क्षेत्र, पहली बात तो भाग 9 किससे संबंधित है, तो नगर पालिका या शहरी क्षेत्र से संबंधित है। और इसे कब ये अधिनियम लाया गया, किसके तहत इसको संविधान में जोड़ा गया, तो ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। तो एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक तरफ यहाँ पर भाग दिए गए हैं, संविधान के भाग दिए गए हैं और इधर उसके प्रकरण दिए गए हैं, किस भाग में कौन सा प्रकरण है। ठीक है, तो देखिए भाग 9 में है पंचायत, ये सही है कि नहीं, तो ये सही है, आपका सही मैचिंग है। ठीक है, भाग 9 में आपका भाग 9 में क्या है, तो इसमें नगर पालिका है। ठीक है, नगर पालिका भी यहाँ पर क्या दिया गया है, यह भी यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, और सी में क्या है, तो 9 में क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है सहकारी समितियाँ, तो यह भी इससे मैच करता है, ये भी सही है। अब देखिए अधिकरण जो भाग 10 में दिया गया है यही गलत है। ठीक है, तो यह सही मैच नहीं कर रहा है। ठीक, यहाँ पर आपका भाग 10 में अधिकरण नहीं होगा, तो अधिकरण भाग 14 में दिया गया है। ठीक है, अधिकरण किस में दिया गया है, भाग 14 में अधिकरण का उल्लेख है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 243 आई के अनुसार, अनुच्छेद 243 आई के अनुसार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, अनुच्छेद 338 क में है इसका उल्लेख। ठीक है, तो अनुच्छेद 338 क में आपका अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। ठीक है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के
प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, यानी एंग्लो इंडियन के बारे में आपका लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व करने की बात की गई है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 331 में इसका प्रावधान है एंग्लो इंडियन के बारे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो ये कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 326। ठीक है, अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कथन एवं कारण से दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कथन क्या दिया गया है। कथन दिया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, क्या कथन दिया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। ठीक है, ये तो कथन दिया गया है। कारण क्या दिया गया है, कारण दिया गया है यहाँ पर कि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कारण दिया गया और ये कथन दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी दोनों ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं और जो कारण दिए गए हैं ये दोनों आपके सही है और कारण आर कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर संस्था दिए गए हैं, यहाँ पर उसकी स्थापना वर्ष दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, यह आपका सही है। ठीक है, बी दिया गया है केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में इसका गठन हुआ था, यह भी आपका सही है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, यह आपका सही नहीं मैचिंग कर रहा है। इसके अलावा जो डी दिया गया है प्रवर्तन निदेशालय सन 2000, यह भी आपका सही मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए घटना चक्र ने यहाँ पर आपका सी और डी दोनों को सही आंसर माना है। तो आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या, इसमें क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1963 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, ये दोनों तो सही हैं। जबकि भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में निर्मित हुआ था। ठीक है, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में निर्मित हुआ था और प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है, तो अतः विकल्प सी और डी दोनों सही है। तो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं भ्रष्टाचार निरोधक 1988 में और प्रवर्तन निदेशालय 1956 में। तो देखिए यहाँ पर आंसर में क्या दिया गया है, यहाँ आंसर में यहाँ 1985 दिया गया है और यहाँ 2000 दिया गया है। ठीक है, तो इस पर दोनों आंसर गलत हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर संस्थाएं दी गई हैं, यहाँ उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए अंतर्राज्य परिषद इसका दिया गया है सन 1990, तो ये सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1954, ये आपका गलत है। ठीक है, यही इसका गलत हो जाएगा। बाकी केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में सही है और राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993, ये सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है, तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया कि अंतर्राज्य परिषद 1990 में किया गया इसका गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का 1952 में किया गया है, न कि 1954 में। ठीक है, आंसर में 1954 दिया गया है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो 1952 हो जाएगा इसका। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1952 में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन सन 1952 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुछ अधिनियम दिए गए हैं और इधर उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला दिया गया है आपका कि कंपनी अधिनियम, तो ये 2013 का ही है। ठीक है, सही है। ये भारतीय संविदा अधिनियम 1870, तो ये आपका सही मैच नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा।
और इसके अलावा साझेदारी अधिनियम 1932 ये सही है। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 ये भी सही है। ठीक है, चलिए आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया कंपनी अधिनियम 2013 का है, भारतीय संविदा अधिनियम ये 1872 का है, साझेदारी अधिनियम 1932 का है और वस्तु क्रय विक्रय अधिनियम ये 1930 का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक यानी जिसको कि हम लोग एडीबी कहते हैं, ठीक, क्या कहा जाता है इसको, एडीबी कहा जाता है, एडीबी एशियाई विकास डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो इसका इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, नई दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पर है, यह नई दिल्ली में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा यह किया गया था। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए कौन कौन से कथन है। देखिए पहला कथन है यहाँ पर कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया कि इसका जो मूल अधिकार है ये आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता, ये पहला कथन हो जाएगा। दूसरा कथन आपका क्या हो जाएगा, दूसरा कथन हो जाएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, ये दूसरा कथन है। तीसरा कथन क्या दिया गया कि इसमें दिया गया कि वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी अरुण जेटली हैं। ठीक है, ये तीसरा कथन हो जाएगा। चौथा कथन क्या दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया कि योजना आयोग के अध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया है। ठीक है, तो ये आपका चौथा कथन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। ये देखिए प्रश्न कब पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है सन 2010 में। ठीक है, 10 का है, तो 10 के हिसाब से पूछा गया है। तो देखिए विकल्प में ए दिया गया है कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा। केवल एक और वह दो कथन जो है ये दोनों सही है। ठीक है, तो केवल 1-2 में क्या दिया गया है, तो देखिए केवल 1-2 में यहाँ पर दिया गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता, ये कथन सही है। और दूसरा दिया गया कि भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, ये दूसरा कथन भी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है। तो उस समय देखिए 2010 के हिसाब से पूछा गया, तो 10 में ये आपके थे मार्कंडेय काटजू। ठीक है, मार्कंडेय काटजू थे ये आपके प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के उस समय अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ। तो भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 2005 में यह पारित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जिबूती आचार संहिता संबंधित है। तो जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से संबंधित है। ठीक है, समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 10 दिसंबर मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मानवाधिकार दिवस के रूप में। ठीक है, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिए गए न्यूनतम आयु अर्हता। ठीक है, और यहाँ पर पद दिए गए हैं। ठीक है, तो किस पद के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, यहाँ पर इसे मैच कराना है हमको। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, इसको मैच करा लेते हैं। तो देखिए ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका 2 पंचायत सदस्य। तो एक पंचायत सदस्य बनने के लिए किसी की आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दूसरा दिया गया 25 वर्ष। तो 25 वर्ष किसके लिए है, 25 वर्ष यहाँ पर राज्य विधानसभा सदस्य बनने के लिए। तो किसी व्यक्ति को अगर राज्य का विधानसभा का सदस्य बनना है, राज्य विधानसभा का, तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला है आपका 30 वर्ष। तो ये किससे मैच करा देगा, ये हो जाएगा आपका राज्य विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए। तो राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम यह 30 वर्ष होनी चाहिए। और ये आपका 35 वर्ष किसके लिए होना चाहिए, ये भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए होना चाहिए। ठीक है,
किसी को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची के 2 के साथ सुमेलित कराना है। देखिए यहाँ पर राजनीतिक दल दिए गए हैं, यहाँ उनके वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो किस राजनीतिक दल की कब स्थापना हुई थी, किस वर्ष में हुई थी, तो ये दिया गया है। तो देखिए पहला दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1885 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1885 में। दूसरा दिया गया भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1951 में। ठीक है, अगला है आपका भारतीय साम्यवादी दल। ठीक है, तो भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी सन 1925 में। और AIADMK इसकी स्थापना सन हुई थी 1972 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि चीन की संसद जानी जाती है, तो चीन की संसद किस नाम से जानी जाती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जानी जाती है चीन की संसद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका आदर्श है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑल इंडिया रेडियो का। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो का ये बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय इसका आदर्श है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया। तो ये अधिनियम प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एवं फार्मर्स राइट अधिनियम ये कब पारित किया गया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, 2001 में ये पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करिएगा। इसके अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट पर यदि वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उसके बारे में भी हमें कमेंट कर बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप सब तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। धन्यवाद।